पूछा है, दिख रहा है सबको? हेलो, क्वेश्चन विजिबल है सबको? बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? पहला ऑप्शन करेक्ट है, कंसिडर अ वेक्टर स्पेस C over C, then for any scalar alpha beta sorry, such that alpha into 1 plus beta I is equal to 0 if and only if alpha beta is equal to 0. करेक्ट होगा ये? ए ऑप्शन रॉन्ग है ना, क्योंकि डेफिनेशन ही है, बेसिस का डेफिनेशन ही है। सी ओवर सी बोला, इसका मतलब उसका बेसिस में कितने एलिमेंट होंगे? सिर्फ एक एलिमेंट होंगे, ठीक है, और एक एलिमेंट है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा, तो मतलब जितने भी लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर होंगे वो ज्यादा से ज्यादा एक हो सकते हैं। अगर एक से ज्यादा लिया तो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएगा। और ये डेफिनेशन ही बोल रहा है कि यहाँ पे दो वेक्टर लिया गया, एक 1 और I, उनका लीनियर कॉम्बिनेशन 0 है, तो इट डजेंट मीन कि अल्फा बीटा 0 होगा। अगर ये हो गया इसका मतलब 1 और I लीनियरली इंडिपेंडेंट है, जबकि 1 और I लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं होगा, क्योंकि लीनियरली इंडिपेंडेंट कभी भी अपने डायमेंशन को क्रॉस नहीं कर सकता। समझ में आ रहा है सबको? हाँ, अगर ये C ओवर R पूछता ना, उस केस में ये करेक्ट होता। देखा जाए तो ये डेफिनेशन दे रहा है कि 1 और I लीनियरली इंडिपेंडेंट है, मतलब ये बेसिस हो जाएगा, जबकि इसका बेसिस क्या है? सिंपल 1 या कोई भी नॉन जीरो वेक्टर ले लो, C का वो बेसिस फॉर्म कर देगा। 1 और I ये दो अलग अलग वेक्टर, एक 1 और एक I, ये किसका बेसिस होता है? जब हम लोग C ओवर R लेते हैं। जरूरी नहीं है ना कि अल्फा बीटा 0 हो तभी 0 आएगा। क्या ले सकते हैं अल्फा बीटा को हम लोग? अल्फा को I ले लूं, बीटा को 1 ले लूं तो भी, अरे अल्फा को माइनस I ले लूं, बीटा को 1, तो आ जाएगा ना। अल्फा बीटा 0 नहीं है, लेकिन इनका लीनियर कॉम्बिनेशन 0 आ रहा है, अल्फा माइनस I बीटा 0। लेकिन यही अगर रियल से होता उस केस में नहीं ले पाते हम लोग, लेकिन यहाँ पे अल्फा बीटा C है, इसके लिए पॉसिबल है। सेकेंड वाला यहाँ पे 0 आ गया, एफ ऑफ जो भी हो, अगर यहाँ पे नॉन जीरो नंबर आता है तो सब स्पेस फॉर्म नहीं करता, लेकिन अगर 0 आ गया तो सब स्पेस फॉर्म करेगा। इसमें क्या कह रहा है? और यहाँ इसके अंदर ये हाफ देख के नहीं डरना है, क्योंकि एफ ऑफ 1/2 ले लो, जी ऑफ 1/2 ले लो, उनका लीनियर कॉम्बिनेशन लो, स्केलर से मल्टीप्लाई करो, 0 ही आएगा। ये क्या कह रहा है कि वी ऑफ एफ अगर एक वेक्टर स्पेस है फॉर एनी ए बिलोंग्स टू फील्ड एंड एनी वेक्टर एक्स बिलोंग्स टू वी, अगर अल्फा टाइम्स एक्स वेक्टर 0 वेक्टर आ रहा है तो इफ एंड ओनली, ये डेफिनेशन ही होता है, मतलब उसके डेफिनेशन में आ जाता है कि अल्फा इंटू एक्स अगर 0 है, या तो अल्फा स्केलर 0 होगा या तो वेक्टर 0 होगा। वेक्टर 0 आ गया तब भी आंसर 0 आता है, अगर स्केलर 0 आ गया तब भी आंसर 0 वेक्टर आता है। 0 स्केलर है, 0 वेक्टर, क्योंकि इमेज हमेशा वी में जाते हैं। क्लियर है सबको? इसमें जो भी 0 आएगा ना वो 0 वेक्टर होगा, तो या तो अल्फा 0 होगा या तो एक्स 0। अगर अल्फा 0 आ गया तब भी इसका प्रोडक्ट 0, एक्स 0 आ गया तब भी प्रोडक्ट, और अगर दोनों नॉन जीरो तो ये कभी 0 भी नहीं हो सकता। इसीलिए इफ एंड ओनली कंडीशन है। ये तो अभी देख के आ रहे हैं हम लोग, द क्लास ऑफ ऑल पॉलिनोमियल विद रियल कोएफिशिएंट इज अ वेक्टर स्पेस। ये बताओ 365। ये आ रहा है, क्वेश्चन नहीं दिख रहा। सबसेट ऑफ Li इज Li, ठीक है, और सुपर सेट ऑफ जनरेटिंग सेट इज जनरेटिंग सेट। जनरेटिंग सेट का सुपर सेट हमेशा जनरेटर होता है, और लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट का सबसेट हमेशा लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है। तो वो रिजल्ट से ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बी में सबसेट के बारे में पूछा, सबसेट के बारे में कुछ नहीं बोल सकते। ए लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो उसके सुपर सेट के बारे में कुछ नहीं बोल सकते। बी अगर जनरेटिंग सेट है, जनरेटिंग सेट
अगर है तो सो ए भी होगा, इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। हम सुपर सेट होता तो बोल सकते हैं, अगर ए जनरेटिंग सेट होता तो बी भी जनरेटिंग सेट होता। ठीक है, ये जो मैंने बताया था ना कि डायमेंशन हमेशा मिडल में होता है। यहां से आता है जनरेटिंग सेट, यहां से आता है लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट। लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट को, जैसे कोई सेट अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो उसका सबसेट हमेशा क्या होगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट। सुपर सेट के बारे में कुछ नहीं बोल सकते। मान लो यहाँ पे कोई सेट है लीनियरली इंडिपेंडेंट है, तो उसके एक वेक्टर में ऐड कर दूं तो क्या वो लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट होगा? नहीं। जनरेटिंग सेट कम से कम एन एलिमेंट चाहिए, उससे ज्यादा कर दोगे तो भी जनरेट करेगा। उसके कम के बारे में कुछ नहीं बोल सकते। मान लो यहाँ पे कोई एक सेट है, उसके डायमेंशन के इक्वल एक वेक्टर में कम कर दो, क्या वो कभी जनरेटिंग सेट हो सकता है? नहीं। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे मान लो अगर 1 0 0 0 1 0, ये V1 है, V2 है, V3 है। अगर मान लो एक सेट के अंदर मैं सिर्फ V1 V2 को रख दूं, ये कैसा सेट है? लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो क्या इसके सुपर सेट के बारे में कुछ बोल सकता हूं मैं? हम्म, इसका सुपर सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा? कुछ नहीं बोल सकते ना। अगर मैं ये कर दूं तो नहीं होगा, लेकिन अगर मैं मान लो ये वाला वेक्टर ऐड कर दूं तब लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएगा, क्योंकि मैंने इसको इन दोनों के लीनियरली इंडिपेंडेंट बनाया, स्टैंडर्ड बेसिस है ये। तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। अगर ये वेक्टर ऐड कर दूंगा तो लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा। मतलब सुपर सेट के बारे में कुछ नहीं बोल सकते। लेकिन अगर मैं इसका सबसेट लूंगा तो वो लीनियर, क्योंकि ये दोनों खुद आपस में किसी के लीनियर कॉम्बिनेशन में नहीं है। तो अगर मैं एक वेक्टर हटा भी दूं तब भी कोई किसी के लीनियर कॉम्बिनेशन में नहीं होगा, क्योंकि सारे वेक्टर आपस में लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो सबसेट भी हमेशा क्या होता है, लीनियरली इंडिपेंडेंट। लेकिन लीनियरली डिपेंडेंट के केस में क्या होगा? अब कह रहा हूं अगर मान लो ये लीनियरली डिपेंडेंट है तो मैं अगर एक वेक्टर ऐड भी कर दूं तो क्या होगा? ज्यादा ज्यादा हो सकता है ये इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में हो, या हो सकता है नहीं हो, बट ये वाला तो ऑलरेडी है ना, तो इसका मतलब वो लीनियरली डिपेंडेंट रहेगा। लेकिन सबसेट के बारे में, अगर मैं इसको रिमूव कर दूं तो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। अरे ये छोड़ो, ऐसा मतलब 1 0 0, अगर ये 4 वेक्टर है, अगर मैं इसको हटा दूं तो लीनियरली इंडिपेंडेंट है, लेकिन अगर मैं इसको हटा दूं तो क्या आएगा? लीनियरली डिपेंडेंट। तो इसके सबसेट के बारे में कुछ नहीं बोल सकते। क्लियर है सबको ये? लेकिन सुपर सेट जो है वो तो हमेशा लीनियरली डिपेंडेंट होगा। ऐसे जनरेटिंग सेट भी क्या होता है, लीनियरली डिपेंडेंट के जैसा, कि जनरेटिंग सेट हमेशा सुपर सेट उसका लीनियर जनरेटिंग सेट होगा, लेकिन उसके सबसेट के बारे में कुछ नहीं बोल सकते। लार्जेस्ट लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट बेसिस फॉर्म करता है, और स्मॉलेस्ट जनरेटिंग सेट हमेशा क्या फॉर्म करता है? सब अरे डायमेंशन या बेसिस बनाता है। ठीक है, क्लियर है सबको ये? तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि बी अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो उसके जितने भी सबसेट होंगे वो भी लीनियरली इंडिपेंडेंट, तो सो इज ए। बाकी किसी में कुछ नहीं बोल सकते। क्लियर है सबको ये? हम्म, हेलो, 365 क्लियर है सर? अब 367 देखो। अच्छा 367 रहने दो, ये इसमें सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के बाद देखेंगे। हम्म, ये वाला चेक करके बताओ कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेसिस फॉर द वेक्टर स्पेस ऑफ पॉलिनोमियल इन आर ऑफ एक्स ऑफ डिग्री लेस देन इक्वल टू 3। कोई भी वेक्टर स्पेस के पास अगर n वेक्टर है तो कोई भी n वेक्टर लीनियरली इंडिपेंडेंट हमेशा बेसिस होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। कोई भी n वेक्टर अगर जनरेटिंग सेट है तो वो भी क्या होगा? बेसिस होगा। हाँ, अगर n+1 है तो कुछ नहीं बोल सकते, और n से कम तो जनरेटिंग सेट बन ही नहीं पाएगा।
कौन सा ऑप्शन आ रहा है बोलो। हेलो। सिर्फ लीनियरली इंडिपेंडेंट। हम्म। डी आ रहा है सबका। देखो क्या चेक करना है, अगर बेसिस बनना है तो सबसे पहले उसके पास 4 वेक्टर होने चाहिए। तो पहला चेक मत करो, 1 2 3 3 वेक्टर है तो बेसिस बन ही नहीं सकता, क्योंकि ये जनरेटिंग सेट कभी नहीं हो सकता। जनरेटिंग सेट के लिए एलिजिबिलिटी कम से कम n वेक्टर है, ठीक है। और ऐसे ही लिनियरली इंडिपेंडेंट के लिए मैक्सिमम n होता है। तो पहला तो है नहीं, इसको हटा दो। सेकेंड, अगर चेक करना है तो ये एक तो मैट्रिक्स बना दो, बट ये मैट्रिक्स बनाने की जरूरत नहीं है, कि डायरेक्ट पता चल रहा है कि अगर मैं इन तीनों को ऐड कर दूं तो ये बन जाएगा। 1 + 3 4 आ रहा है, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब है। तो एक काम करता है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2x² 2x³ इसका मतलब ये v1 v2 v3 है। तो इसको बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, v1 + 2 टाइम्स v3 इज इक्वल टू v4। मतलब v4 जो है v1 और v2 को ऐड करके और प्लस 2 टाइम्स v3 है। अगर उनको ऐड कर दूं तो ये मतलब इसके पास भी 3 ही लीनियरली डिपेंडेंट है, तो ये भी नहीं बन सकता। ऐसे 4 को ध्यान से देखो, अगर मैं इसको v1 v2 v3 को ऐड कर दूं तो ये बन जाएगा। देखो इसमें कांस्टेंट सिर्फ एक टर्म है 1, उसके बाद x वाले टर्म कितने हैं 1 2 3 3x, एक्स स्क्वायर वाले टर्म कितने सिर्फ एक है, और एक्स क्यूब वाले टर्म भी कितने सिर्फ एक है। तो मतलब ये जो है v4 यहाँ पे जो है v1 + v2 + v3 है। मतलब v4 को भी v1 v2 v3 के लीनियर कॉम्बिनेशन से बनाया गया। तो a b c तो रॉन्ग हो गया, बचेगा क्या d। तो इसका मतलब d बाय डिफॉल्ट क्या हो गया, लीनियरली इंडिपेंडेंट। इसमें वही चीज है, अगर ये राइट होगा तब भी ठीक है, रॉन्ग होगा तब भी मार्क्स मिलता है। क्लियर है सबको ये। हेलो, समझ में आया सबको ये। बेसिस है तो 4 वेक्टर लीनियरली इंडिपेंडेंट होने चाहिए। तो बी सी लीनियरली इंडिपेंडेंट था। ए इसके लिए हम लोग ने इसको हटा दिया, क्योंकि ये जनरेटिंग सेट नहीं बन सकता। बेसिस के लिए कम से कम जनरेटिंग सेट, लीनियरली इंडिपेंडेंट तो शायद हो भी जाए, बट ये जनरेटिंग सेट नहीं बनेगा। हम्म। ये बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। सॉरी। सी आ रहा है, क्योंकि एस क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट है। तो ये ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है, जितना वेक्टर स्पेस के पास सबसेट ऑफ वेक्टर स्पेस। ठीक है, ये शायद ऐसा होगा कि ये v1 v2 से जनरेट हो रहा है, ठीक है। तो ये इसका जनरेटर है। ध्यान रखना, ये यहाँ पे ये इसका मतलब ये नहीं है कि वेक्टर स्पेस में इतने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। इसका मतलब क्या है कि ये क्यू वेक्टर से जनरेट हो रहा है। तो जो लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट है वो ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है, उसके जनरेटिंग सेट से कभी
ज्यादा तो नहीं, उससे कम ही रहेगा। और जनरेटिंग सेट कम से कम कितना होगा उसका डायमेंशन, ये क्यू एन के इक्वल नहीं है। क्यू हो सकता है डायमेंशन से बहुत ज्यादा हो, लेकिन लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट कभी भी क्यू को क्रॉस नहीं कर सकता। कौन है ये? हम्म तो ये ज्यादा कितना जा सकता है, क्यू तक जा। क्यू के इक्वल कब होगा, जब क्यू इसी का डायमेंशन हो जाए, ठीक है, और ये लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है, उस केस में इक्वल आएगा। तो लेस देन भी नहीं करना है, क्योंकि अगर जनरेटिंग सेट उसके डायमेंशन के इक्वल आ गया तो उस केस में ये इक्वल भी हो सकता है, ठीक है। बट ये याद रखना, ये वेक्टर स्पेस में यहाँ पे ऐसा नहीं कि वेक्टर के पास कुछ क्यू एलिमेंट होंगे, इसका मतलब ये इन वेक्टर से जनरेट हो रहा है। हम्म, 381। इन विच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव, मतलब एस में से कोई सबसेट लिया है, इसमें से कौन सा बेसिस फॉर्म कर सकता है आर क्यूब का। आर क्यूब की बेसिस के लिए कितने एलिमेंट चाहिए, 3। तो जो लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा वही आ जाएगा। नॉट, सॉरी नॉट अ बेसिस बोला है ना, तो जो लीनियरली डिपेंडेंट होगा वो आंसर होगा। तो ये चेक कर लो कौन सा लीनियरली डिपेंडेंट है बस, जिसका एक वेक्टर बाकी दो के लीनियर कॉम्बिनेशन में होगा। सी आ रहा है, सिंपल दिख रहा है, इसमें ऐसा कुछ है नहीं। V1 V2 को ऐड करोगे V3 मिल जाएगा। अरे V1 V3 को ऐड करोगे तो V2 मिल जाएगा, मतलब लीनियरली डिपेंडेंट एक ही आ रहा है। ये लीनियरली डिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये देखो V3 इसमें भी नहीं, इन दोनों को ऐड करूंगा तो इसमें जीरो आना चाहिए, तो बट ये 2 नॉन जीरो आ गया, इसका मतलब ये तो कभी हो नहीं सकता। इसमें इन दोनों को अगर मैं ऐड करूंगा तो ये नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे ये जो थर्ड वाले जो थर्ड कॉम्पोनेंट्स को ऐड करेंगे तो 2 कभी नहीं आ सकता। ऐसे इस केस में भी अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पे 2 नहीं आएगा, बचा सिर्फ ये वाला, कि जो V2 है ना V1 V3 को ऐड करके बनाया है, अगर इन दोनों को ऐड करूंगा V1 V3 को तो V2 आ जाएगा। तो ये लीनियरली डिपेंडेंट है, तो ये बेसिस नहीं होगा, ठीक है। 382 ये भी सिंपल है। द डायमेंशन ऑफ, एक है द डायमेंशन ऑफ स्पेस ऑफ डायगोनल एन क्रॉस एन मैट्रिक्स, एन एन स्क्वायर की एन। अब भी से गलती, एन स्क्वायर तो कब होगा जब पूरा मैट्रिक्स पूछा है, डायगोनल मैट्रिक्स पूछा है, डायगोनल में कितने वेक्टर्स होते हैं, एन आते हैं, एन स्क्वायर नहीं होगा। एन स्क्वायर तो जब मैट्रिक्स डायगोनल हटा देंगे तो एन स्क्वायर आएगा। ये देखो 384, देखो ये वेक्टर स्पेस फॉर्म करेगा। कोई प्रॉब्लम है इसमें वेक्टर स्पेस फॉर्म करने में? नहीं, तो ये वेक्टर स्पेस है। अपने को पूछा है कौन सा वेक्टर स्पेस नहीं होगा, वैसे ट्रिक पता है उसका यूज करके भी डायरेक्ट बता सकते हैं कि कौन सा इसमें सब स्पेस नहीं होगा। मैंने बोला था इनइक्वालिटी आ गया सीधे कट कर देना, कांस्टेंट अलग से ऐड कर दिए तब भी डायरेक्ट टिक कर देना। तो एलिमिनेट तुम लोग डायरेक्ट कर सकते हो, सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा, क्योंकि ये वेक्टर स्पेस फॉर्म नहीं कर सकता क्योंकि इनइक्वालिटी आ गया। या फिर ए बी को जीरो भी पुट कर दूंगा, जीरो वेक्टर बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि जीरो जीरो जीरो, जीरो लेस देन, नहीं जीरो तो आ जाएगा इसमें, जीरो वेक्टर है, ठीक है जीरो वेक्टर आ जाएगा, बट ये नहीं होगा। इनइक्वालिटी में ऐसे बहुत सारे वेक्टर मिल जाएंगे जो लेस देन वन है, लेकिन और ऐसा वेक्टर लूंगा वो भी लेस देन वन होगा, लेकिन उनका सम करेंगे तो हो सकता है लेस देन वन ना हो। या फिर एबीसी ऐसा ले लो कि जो वन से लेस देन है, लेकिन एक स्केलर ऐसा ले लो कि जिसको मल्टीप्लाई करके इसको उससे बड़ा बना दो, ठीक है, तो भी ये वन से लेस देन नहीं होगा। और ये तो सीधे ये टाइप के जितने भी रहते हैं वो हमेशा वेक्टर स्पेस फॉर्म करते हैं। The dimension of the subspace of k raised to n consisting of those vectors
such that a1 plus all up to an is equal to 0. Number of variables minus number of equation, linearly independent equation, n minus 1. वेरिएबल्स कितने हैं? n वेरिएबल्स है, एक इक्वेशन है, तो n माइनस 1 आ जाएगा. ये the dimension of the space of n by n matrix, all of whose component are 0 except possible the diagonal डी ऑप्शन. ठीक है, सिंपल बोल रहा है, डायगोनल को छोड़ के सब 0 है, तो उसके पास कोई पॉसिबिलिटी नहीं है. सिर्फ डायगोनल के एलिमेंट के पास हम लोग चाहे जो चूज कर सकते हैं. तो नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल्स कितने होंगे? सिर्फ n. ठीक है, तो ये अपना, तो वेक्टर स्पेस से लेके डायमेंशन तक के सिर्फ यही क्वेश्चन आते हैं. तो किसी क्वेश्चन को डाउट है? और ऐसा नहीं है कि जो नए भी क्वेश्चन आएंगे इसके बाहर क्या आएगा, क्योंकि अभी मैं 2021 का क्वेश्चन दिखाऊंगा कि अगर जिसने प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखा था तो उसको डायरेक्ट आंसर आ, मतलब ना उसको सॉल्व करना है और वही क्वेश्चन उठा के डाल दिए. अब ये देखो 2021 का लास्ट ईयर का क्वेश्चन. तो प्रीवियस ईयर के ऐसा मैं देखो हर बार दिखाता हूँ, हर एक टॉपिक में. अप्लाइड में मैंने बहुत सारा क्वेश्चन दिखाया था कि जो एज इट इज रिपीट होता है. इसमें फायदा क्या होता है, क्योंकि जो 100 क्वेश्चन है ना, अगर इसमें से 20 से 25 क्वेश्चन भी अगर रिपीटेड मिल गए ना तो टाइम बहुत बचता है. जैसे ये देखो, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है. अगर फर्स्ट टाइम देंगे तब भी कर सकते हैं, बट ये रिपीटेड है ना. Rnx denote the vector space of all polynomial over R having degree at most n than the dimension of. ये तो वैसे भी करेक्ट है, अगर कोई फर्स्ट टाइम भी दे रहा है उसके लिए भी इजी है. बट अगर जिसने प्रीवियस ईयर का है तो वो लोग क्या करते हैं, पहले वो क्वेश्चन ढूंढते हैं जो प्रीवियस ईयर के हैं. तो डायरेक्टली इसका आंसर भी आ जाएगा. तो रिपीटेड क्वेश्चन है, कुछ चेंज किया है इसमें. ठीक है, अब इसमें देखो एक क्वेश्चन यहाँ पे भी दिया था जो 5 क्वेश्चन कंटिन्यू आते हैं, उसमें भी सेम क्वेश्चन डाल दिया जो कितने बार डाला. ये क्वेश्चन फेवरेट क्वेश्चन है इनका. W be a vector subspace of real skew symmetric and cross symmetric than the dimension of W. रिपीटेड क्वेश्चन है ये भी. तो वेक्टर स्पेस के यही दो क्वेश्चन पूछे. देखा जाए वेक्टर स्पेस में अगर बहुत ज्यादा भी अगर पढ़ लोगे तो क्वेश्चन वो आ रहे हैं जो रिपीटेड है, और अगर रिपीटेड नहीं भी आता ना तब भी ये दोनों क्वेश्चन बहुत सिंपल है. और ये दो क्वेश्चन वेक्टर स्पेस से लेके डायमेंशन तक. तो ये एक डायमेंशन का हो गया, अच्छा दोनों डायमेंशन का ही है, तो डायमेंशन का ही ज्यादा क्वेश्चन पूछते. और ऐसा नहीं, इसमें बहुत सारे मैट्रिक्स है लेकिन सेट में कभी नहीं पूछते. वो लोग स्टैंडर्ड ही पूछते हैं जो फॉर्मूले बेसिस पे. वैसे तो बहुत सारा हार्ड भी बना सकते हैं बट उतना हार्ड सेट में नहीं आता. और प्रीवियस ईयर अब तक कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन ऐसा दिखा चुका हूं जो प्रीवियस ईयर के एज इट इज है. अप्लाइड में तो बहुत सारे, ये देखो इसमें भी आ गया. रियल में भी दिखे थे, कॉम्प्लेक्स में भी अपने को रिपीटेड क्वेश्चन देखने को मिले थे. और ये सब स्पेस के पहले ही टॉपिक में दोनों क्वेश्चन रिपीटेड है. हाँ, इसके बाद क्वेश्चन रिपीटेड नहीं है लेकिन मतलब टॉपिक सेम है, बाकी रिपीटेड इसके बाद नहीं. यही दो क्वेश्चन रिपीटेड है इसमें. तो ये अपना हो गया वेक्टर सबस्पेस से लेके डायमेंशन तक के. मतलब इसमें से दो क्वेश्चन आते हैं, हो सकता है डायमेंशन के दे दे दोनों या फिर वेक्टर स्पेस से लेके डायमेंशन तक, बट दो क्वेश्चन हमेशा कंपलसरी. और जितने टॉपिक हम लोग किए ना उसी में से आएंगे, उसके बाहर का कुछ नहीं आएगा. अब नेक्स्ट टॉपिक है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन. अब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को चेक करने का तरीका है सेम वैसे ही है जैसे सब स्पेस का है, सेम वैसे ही चेक करना है और डायरेक्टली वैसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं. लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हम लोग ने क्या देखा है, V और W ये एक वेक्टर स्पेस है. ठीक है, अब इसके बीच में एक मैप डिफाइन करूंगा. तो अब यहाँ पे इसको फंक्शन नहीं बोलेंगे क्योंकि हम लोग वेक्टर पे बात कर रहे हैं.
तो जो वेक्टर है बात कर रहे हैं तो यहाँ पे ग्राफ वगैरह ऐसा कुछ नहीं होगा, तो इसके लिए यहाँ पे हम लोग इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन। बट हम लोग कैसा ट्रांसफॉर्मेशन देखने वाले हैं, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अब ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या है कि किसी दो वेक्टर स्पेस के बीच में मैं एक मैप डिफाइन कर रहा हूँ या एक ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन कर रहा हूँ जो कि लीनियर हो। लीनियर का मतलब क्या है कि यहां का कोई भी दो एलिमेंट ले लूं मैं, u और v, ठीक है, और उनका लीनियर कॉम्बिनेशन। तो लीनियर कॉम्बिनेशन मतलब अल्फा u प्लस बीटा v। जब मैं इसका इमेज लूंगा ना, t ऑफ अल्फा u प्लस बीटा v, अगर मुझे ये निकालना है ना तो मैं सीधे सीधे क्या करूं, पहले मैं u का इमेज ले लूं, v का इमेज ले लूं और इनका लीनियर कॉम्बिनेशन ले लूं, अल्फा टाइम्स टी ऑफ यू प्लस बीटा टाइम्स टी ऑफ यू। ये प्रिजर्व करता है, मतलब जो लीनियर कॉम्बिनेशन है ना उसको प्रिजर्व करता है, इसको कहा जाता है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ये लीनियर कॉम्बिनेशन बहुत काम करती है कि अपने लीनियर कॉम्बिनेशन को जो प्रिजर्व करता है, ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन को कहा जाता है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, या ऐसे मैप को कहा जाता है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। क्लियर है सबको ये? और जब यहाँ पे लीनियर बात हो रही है, ये सेम उसी तरीके से जैसे कि सब स्पेस था। तो मतलब यहाँ पे भी कहीं पे भी अगर प्रोडक्ट आ गया तो सीधे बोल देना एल्टी नहीं है, कांस्टेंट ऐड हो गया तब भी बोल देना एल्टी नहीं है। ठीक है, क्लियर है सबको? या फिर मॉडुलस आ जाए, x1 का स्क्वायर आ जाए, x2 का स्क्वायर, ये टाइप के जैसे आएंगे उसको सीधे बोल देना कि ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता। तो पहला तो यही से क्वेश्चन आ जाते हैं, तो पहले इससे रिलेटेड ये क्लियर है सबको, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कि दो वेक्टर स्पेस के बीच में ऐसा मैप डिफाइन करो जो अपने लीनियर कॉम्बिनेशन को प्रिजर्व करता है। कि अगर आपको लीनियर कॉम्बिनेशन का आंसर निकालना है तो एक काम करो, अलग अलग वेक्टर का निकाल के फिर उन्हीं, ऐसा भी नहीं कि स्केलर भी चेंज करना, उसी स्केलर से उसको मल्टीप्लाई कर दो। कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं इसका, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का। आर क्यूब से लेके आर स्क्वायर तक, ये भी एक वेक्टर स्पेस है, ये भी एक वेक्टर स्पेस है। मैं क्या डिफाइन कर रहा हूं, एक मैप। ये वेक्टर स्पेस फॉर्म करेगा। तो इसमें से वेक्टर स्पेस फॉर्म कर रहा है, ये वेक्टर स्पेस फॉर्म करेगा। क्योंकि इसमें कांस्टेंट आ गया, ये फॉर्म करेगा। इसमें कांस्टेंट भी नहीं है, ना ही किसी का प्रोडक्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें हम लोग प्रूव कर सकते हैं कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन करेगा। क्या करेंगे, इसका लीनियर कॉम्बिनेशन ले लो, अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई, और ये प्रूव कर पाएंगे कि ये इसके इक्वल आ जाएगा। और इसका रीजन यही है कि इसमें सारे लीनियर है और इसमें कहीं पे भी कांस्टेंट ऐड नहीं हो रहा है, ये भी नहीं होगा। क्यों? ये लीनियर नहीं है, मॉडुलस एक्स, इसमें सिर्फ लीनियर ये टाइप के ही आने चाहिए, एक्स वाई जेड ये टाइप के आने चाहिए। जो मॉडुलस आ जाए, एक्स स्क्वायर आ जाए, वो कभी लीनियर नहीं होता। क्लियर है? ठीक है, तो ये भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। ठीक है, तो याद रखना है कांस्टेंट ही ज्यादातर यही सब पूछते हैं, कांस्टेंट रहेगा तो नहीं आएगा, मॉडुलस आ जाए, एक्स स्क्वायर आ जाए, या फिर एक्स इंटू आ जाए, तो वो कभी नहीं होगा। जैसे रुको कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं अगर रहेगा तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का।
देखो 2020 में लास्ट ईयर पूछा था कि T1, T2, T3 आर 3 मैप्स डिफाइन ऑन RQS। तो इसमें से कौन सा लीनियर मैप होगा, बोलो। 1 and 3, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? डी ऑप्शन करेक्ट हो गया, 1 और 3, क्योंकि इसमें कांस्टेंट आ गया, इसके लिए नहीं होगा। और इसमें प्रोडक्ट सिर्फ T3 होगा ना, सी ऑप्शन आएगा। सिर्फ T3 आएगा, ये भी T1 भी नहीं है क्योंकि कांस्टेंट आ गया, और T2 भी नहीं होगा, प्रोडक्ट आ गया x इंटू वाई, तो ये भी नहीं होता। सिर्फ क्या आने चाहिए, ये अलग अलग होने चाहिए। तो ये वाला करेक्ट, इसमें कहीं पे कांस्टेंट भी ऐड नहीं है और ना ही किसी का प्रोडक्ट है, और यही यूज हो रहा है एक्स वाई जेड, तो इसका मतलब ये क्या आ जाएगा, सिर्फ T3 आएगा। ठीक है, तो अगर ये टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं तो ये हम लोग इजिली कर सकते हैं। ठीक है, तो एक बार चेक कर लेना और क्वेश्चन है कि नहीं इस पे। ठीक है, तो एलटी का चेक करने का यही तरीका, या फिर जो भी सब स्पेस है चेक किए थे ना, वैसे सेम वही टेक्निक यहाँ पे भी यूज होगा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। अब एक चीज है, V अगर एक वेक्टर स्पेस है, इसमें हम लोग ने कुछ डेफिनेशन देखे थे, जैसे लीनियरली इंडिपेंडेंट, जनरेटर और बेसिस। अब इसका बेनिफिट क्या है, ठीक है, तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में हम लोग इसका बहुत यूज करते हैं, बेसिस का वहां पे तो इतना यूज नहीं किए थे, लेकिन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में उसका एप्लीकेशन हम लोग यूज करते हैं कि किसी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, जैसे मान लो कुछ वेक्टर है V1, V2, V3। मान लो मुझे V1 का इमेज दे दिया, मुझे V2 का इमेज दे दिया, V3 का इमेज दे दिया, तो क्या मैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कैलकुलेट कर सकता हूं? लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड आउट कर सकता हूं मैं? कर सकते हैं, V1, V2, V3 चाहे जो हर एक वेक्टर के लिए फाइंड आउट कर सकते हैं, या फिर कुछ होना चाहिए इसमें? ये वेक्टर में ऐसा क्या कंडीशन ऐड कर दूं कि अगर सिर्फ इन वेक्टर का इमेज गिवन है तो मैं पूरे के पूरे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कैलकुलेट कर सकता हूं। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं, कि मेरे पास V के कुछ वेक्टर का अगर इमेज गिवन है, तो वो वेक्टर में ऐसा कुछ खास वेक्टर है कि जिनका इमेज गिवन हो, तो मैं पूरे के पूरे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को कैलकुलेट कर सकता हूं। तो वो वेक्टर क्या होने चाहिए, वो उसके बेसिस में होने, लीनियरली इंडिपेंडेंट, और वो पूरे वेक्टर स्पेस को जनरेट करना चाहिए। मतलब अगर बेसिस पे मुझे इमेज पता है तो पूरा पूरा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कैलकुलेट कर सकता हूँ। मान लो जैसे ये R/n है और यहाँ पे कुछ R/m है, इसका बेसिस मेरे पास गिवन है V1 से लेके Vn तक, और इसकी इमेज भी गिवन है T ऑफ V1 से लेके T ऑफ Vn तक। तो मैं किसी भी वेक्टर के लिए R/n का कोई भी वेक्टर ले लूं, मैं उसका इमेज निकाल सकता हूँ। अब ये कैसे निकाल सकते हैं, तो इसमें हम लोग डेफिनेशन का यूज करते हैं। अगर मान लो B एक बेसिस है V1 से लेके Vn तक, B है बेसिस ऑफ V, तो इसका मतलब क्या हो गया कि मैं कोई भी वेक्टर ले लूं, एनी V बिलोंग्स टू V, मैं V को ऐसे लिख सकता हूं, समेशन ऑफ अल्फा I Vi के फॉर्म में लिख सकता हूं। यही डेफिनेशन था ना, कि अगर ये बेसिस है, या फिर बेसिस है इसका मतलब जनरेटर भी है, तो इसका मतलब इसके हर एक एलिमेंट को इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकता हूं। ठीक है, और लीनियरली इंडिपेंडेंट ये बताता है कि वो यूनिक तरीके से हो जाते हैं, बाकी जनरेटर से ही काम चल जाता है कि इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकता हूं। ठीक है, अब अगर मैं इस पे टी ऑपरेट करूं,